विद्यार्थियों, मैं विष्णु कुमार सिंह महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर से कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पढ़ने पढ़ाने की इस नई विधा में इसके पहले हम लोग 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। पहला वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र तथा दूसरा विभव एवं धारिता। इन अध्यायों में हमने वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र, गॉस की प्रमेय, विभव, धारिता इत्यादि को पढ़ा है। आप सभी इन टॉपिकों से अवगत होंगे। जो छात्र इसके पहले ऑनलाइन कक्षाओं में इसे नहीं पढ़ पाए हैं, उन्हें इन कक्षाओं की वीडियो की लिंक बाद में प्रेषित कर दी जाएगी। बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान के भाग 1 का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा। इस अध्याय को हम पढ़ने से पहले आज की कक्षा में हमें किन शिक्षण बिंदुओं पर चर्चा करनी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पहले वो टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा परिभाषा एवं मात्रक, यह हमें पढ़ना है। दूसरा, चालक में विद्युत धारा, इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तीसरा हमारा चिर परिचित शीर्षक है, इसके पहले भी आप पढ़े होंगे, ओम का नियम। और चौथा, प्रतिरोध का चालक के विस्तार पर निर्भरता। और पांचवा बिंदु जो हमें चर्चा करना है आज, वह है धारा घनत्व एवं चालकता। इन शिक्षण बिंदुओं पर हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। आइए पहले हम लोग विद्युत धारा को जानते हैं। विद्युत धारा को हम समझने के लिए आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे नदी में आपने देखा होगा जल प्रवाहित होता है, और यह जो जल प्रवाहित होता है इसको हम एक नाम देते हैं जल धारा। ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो इस वैद्युत आवेश के प्रवाह को हम नाम देते हैं वैद्युत धारा। इसका उदाहरण भी आप एक समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, लाइटनिंग, तड़ित, बिजली का गिरना। बिजली का गिरना मतलब बादलों में जो आवेश होता है वह आवेश प्रवाहित होकर यदि पृथ्वी तक आ जाए तो उसे बिजली का गिरना कहते हैं साधारण भाषा में, जिसको आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, सुना होगा। यह वैद्युत आवेश प्रवाहित होकर आता है और यह आवेश का जो प्रवाह है वही वैद्युत धारा कहलाता है। देखिए आप यहाँ लिखा है, किसी चालक या तार के किसी अनुप्रस्थ काट से नेट आवेश के प्रवाह की दर अर्थात प्रति सेकंड प्रवाहित नेट आवेश के परिमाण से विद्युत धारा की माप होती है। विद्युत धारा को हम नापते कैसे हैं? विद्युत धारा का मतलब होता है कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बना हुआ है। इस क्षेत्रफल से आवेश प्रवाहित हो रहा है। इस आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा की माप कहते हैं, यानी कि वैद्युत धारा का मापन इस आवेश प्रवाह की दर से किया जाता है। यहाँ एक अनुप्रस्थ काट लिया गया है। अब इससे आवेश, धनात्मक आवेश भी प्रवाहित हो सकता है और ऋणात्मक आवेश भी प्रवाहित हो सकता है। आवेश बाईं से दाईं ओर भी प्रवाहित हो सकता है, दाईं से बाईं ओर भी प्रवाहित हो सकता है। यदि हम बाईं से दाईं ओर प्रवाहित होने वाले आवेश को अग्रगामी समझें इधर, और इसके विपरीत इसको पश्चगामी समझें,
तो यदि हम यहाँ पर ले रहे हैं आवेश जो नीचे चित्र में बना है, इसमें दो आवेश लिए गए हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, Q प्लस और Q माइनस। माना ये दोनों आवेश अग्रगामी प्रवाहित हो रहे हैं। यदि दोनों आवेश अग्रगामी प्रवाहित हो रहे हैं तो नेट आवेश का मान क्या होगा? नेट आवेश का मान होगा Q बराबर Q प्लस माइनस Q माइनस, क्योंकि ऋणात्मक आवेश घटेगा। तो नेट आवेश क्या हो जाएगा? Q प्लस माइनस Q माइनस। अब यहाँ Q नेट आवेश हो गया। यदि यह आवेश मान लीजिए t समय में प्रवाहित हो रहा है, तो यदि t समय में प्रवाहित हो रहा है तो आवेश के प्रवाह की दर क्या होगी? नेट आवेश जो इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रवाहित हुआ है बटा उसका समय t, यानी कि Q अपॉन टी। मतलब विद्युत धारा की माप जो होगी वह क्या हो जाएगी? I बराबर Q अपॉन टी हो जाएगी। देखिए यहाँ लिखा है I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। I से हम धारा को निरूपित करते हैं। यह हमें सूत्र मिल जाता है वैद्युत धारा का। अब यह वैद्युत धारा सदैव स्थायी नहीं रहती है। यदि यह वैद्युत धारा परिवर्तित है तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है? इसका व्यापक रूप में हमें इसको समझना पड़ता है। इसके लिए हम एक सूक्ष्म अंतराल लेते हैं डेल्टा टी, और मान लेते हैं इस डेल्टा टी समय में जो आवेश प्रवाहित होता है वह है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा टी समय इतना सूक्ष्म है कि यह लगभग शून्य की ओर प्रवृत्त है, मतलब इतना छोटा कि लगभग शून्य के बराबर। उस स्थिति में किसी क्षण पर जो धारा का मान होता है, यानी कि यदि हम इसको लिखें आई टी, तो इसका मान हो जाता है लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू डेल्टा टी टेंड्स टू आई टी। इस तरह से लिखेंगे टी समय पर धारा का मान लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डी क्यू अपॉन डी टी। और ये डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है? आवेश का अवकलन होता है। यानी कि यदि आवेश परिवर्तित है तो किसी समय t पर उसकी धारा का मान कैसे निकालेंगे? डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन। और ऐसी धारा को हम तात्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। तो इस तरह से हम धारा का मान, धारा की माप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम धारा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है विद्युत धारा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। एक एक करके हम इस पर चर्चा करते हैं। आइए, पहला बिंदु, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यह पहले भी हम पढ़े हैं। 7 मूलभूत राशियों में एक राशि धारा भी होती है जिसका मात्रक एम्पियर लेते हैं। दूसरा बिंदु है परिपाटी के अनुसार विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में तथा ऋण आवेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में ली जाती है। चित्र में दिखाया भी गया है, जिधर धन आवेश प्रवाहित हो रहा है धारा की दिशा उधर ली जाती है, और ऋण आवेश यदि उसमें प्रवाहित हो रहा है तो ऋण आवेश के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत आप धारा की दिशा लेंगे। यह एक कन्वेंशन है, एक कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को बताता है, यानी कि हम एक परिपाटी के तहत धारा की दिशा को हम धन आवेश के प्रवाह की दिशा में ले लेते हैं। यह बात आपको समझ आई होगी। तीसरा बिंदु हम समझिए, विद्युत में परिमाण और दिशा दोनों प्रदर्शित होती है। जैसे पिछले बिंदु में हमने कहा दिशा दोनों प्रदर्शित होती है, इसके बावजूद भी यह राशि सदिश राशि नहीं होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। इसका कारण है कि सदिश होने के लिए और भी कुछ गुण होने चाहिए। जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, यदि 3 एम्पियर धारा और 2 एम्पियर धारा आ रही है तो एक मिलकर इस तार में 5 एम्पियर धारा जा रही है। यदि हम इस तार को इस तरह से ले लें, इसकी दिशा परिवर्तित भी कर दें, इसका कोण बदल भी दें, तो भी ये धारा 5 एम्पियर ही तार में जाएगी। यानी कि यह धारा जो जुड़ रही है और जुड़कर एक तार में मिल के जा रही है, वह जुड़ना एक बीजगणितीय योग के नियम के अनुसार है, जबकि सदिशों का योग बीजगणितीय योग के नियम से नहीं होता है, उसके लिए नियम अलग होते हैं। इसलिए हम इसको एक सदिश राशि न कह के अदिश राशि कहते हैं। चौथा बिंदु, जब भी विद्युत धारा कहीं होती है तो कुछ आवेश का प्रवाह होता है। वह आवेश किस रूप में होगा? किसी कण पर ही वो आवेश होगा। जिस कण पर यह आवेश होता है उसको हम
आवेश वाहक कहते हैं, यानी कि वही आवेश को लेकर चल रहा है, वही आवेश को प्रवाहित कर रहा है। तो यह आवेश वाहक कुछ वस्तुओं में क्या आवेश वाहक होते हैं, इसका एक उदाहरण नीचे दिया हुआ है। चालक में इलेक्ट्रॉन, विद्युत अपघट्य में धन तथा ऋण आयन, विसर्जन नली में धन आयन तथा इलेक्ट्रॉन, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर। इसमें हम चालक में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, इसको आगे चर्चा करेंगे, और बाकी तीनों जो हैं वो आगामी अध्यायों में आगे जब भी आएगा तो उनकी भी चर्चा की जाएगी। देखिए, जैसे हमने कहा कि चालक में इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक होते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से इसको समझते हैं कि चालक में जो विद्युत धारा बहती है वह किस तरह से बहती है, उसके लिए एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल दिया जाता है। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार किसी भी धातु में जो परमाणु होते हैं, परमाणु से ही मिलकर कोई धातु बनती है, तो धातु ही अधिकतर चालक जो होते हैं वो धातु होते हैं। और धातु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह उसके नाभिक के साथ बहुत कमज़ोर बल से बनाता है, मतलब उसमें अधिकतर बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु में, आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन पर बल जो है वो कम लगता है, जिसके कारण वो अपनी बाहरी कक्षा से निकलकर बाहर चले जाते हैं। और जब वो बाहर चले जाते हैं तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और वहाँ पर वो प्रवाहित होने के लिए या मोशन करने के लिए, गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे चालक कहलाते हैं, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करते हैं। और जिसमें यह संख्या बहुत कम होती है वह अचालक कहलाते हैं या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। अब इस चालक में धारा, मान लीजिए धातु है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हैं, अब उसमें धारा कब प्रवाहित होगी, तो यहाँ पर एक फैक्टर होता है कि हम उस पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तब उसमें धारा बहती है, जब नहीं अप्लाई करते हैं तो नहीं बहती है। आइए इसको हम समझते हैं बच्चों कि विद्युत क्षेत्र चालक पर नहीं है तब इन इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति किस तरह की होती है, और जब विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति किस तरह से होती है। तो देखिए, पहले हम ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जब कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। यहाँ पर जो एरो से दिखाए गए हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हुए, देखिए गति करते हुए, सॉरी, अब यह इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। जब यह गति क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ गति यह करते हैं इसके टेम्परेचर के कारण, इसके तापमान के कारण, इसीलिए इनको तापीय गति कहा जाता है। जब तापीय गति होती है तो इन इलेक्ट्रॉनों की गति किसी भी दिशा में होती रहती है। जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो टकराते हैं, और टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक मतलब रैंडम होती है, किधर भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ भी जाने की संभावना है, क्योंकि यादृच्छिक है, कोई इधर गया तो दूसरा उधर जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा निश्चित नहीं है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित दिशा में प्रवाह नहीं कर पाता है, और निश्चित दिशा में प्रवाह नहीं कर पाता है तो आगे नहीं बढ़ पाता है, और इसके कारण इसमें धारा शून्य मानी जाती है, नेट धारा इसमें शून्य हो जाती है। जबकि जब हम विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के कारण हम जानते हैं कि आवेश पर एक बल लगता है F बराबर QE, और यह बल जब इस पर लगता है तो यह बल लगने के कारण इनकी गति की दिशा उस बल की दिशा की तरफ हो जाती है। यदि वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है, जिधर आपका E की दिशा है उसके विपरीत दिशा में, जैसे ये आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा दूसरी तरफ लगेगा, तो यह इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगेंगे, प्रवाहित होने लगेंगे, जिसके कारण इसमें धारा कही जाएगी। इस तरह से कहने का मतलब है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसमें धारा तब कही जाती है जब उस पर कोई विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब उस पर कोई विद्युत बल प्रणोदित होता है। तो यह हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से समझ गए कि चालक में धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है।
अब इस विद्युत धारा से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम, एक बेसिक नियम जो हम पहले भी पढ़े हैं, वह है ओम का नियम। यह ओम का नियम विद्युत धारा के लिए दिया जाता है। जीएस ओम ने सन 1828 में धारा प्रवाह से संबंध एक मूल नियम की खोज कर ली थी, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम का जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ताप आदि न बदलें तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाने के लिए उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, जिसके कारण प्लस से माइनस की तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह विभवांतर जो इस पर लगाया जाता है और इसके कारण जो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वह विद्युत धारा की प्रबलता इस विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, बशर्ते उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप न बदले तो। यह ओम का नियम होता है। इसको गणितीय रूप में यदि लिखा जाए तो यहाँ पर देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा गया है, और जब V प्रोपोर्शनल टू I का मतलब हुआ V I के अनुक्रमानुपाती है, और यहाँ पर हम एक अनुक्रमानुपाती नियतांक का प्रयोग करेंगे, और यह नियतांक या यह स्थिरांक जो है वह R होता है। तो R स्थिरांक लेंगे तो V इज इक्वल टू R I हो जाएगा। यहाँ पर R जो है वह क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। मतलब यह चालक के लिए एक स्थिरांक है और इसको हम प्रतिरोध कहते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, और इसको हम इस प्रतीक के द्वारा निरूपित करते हैं या निर्दिष्ट करते हैं। यह ओम का नियम कहलाता है। अब यह जो प्रतिरोध है, यह प्रतिरोध किसी चालक के लिए एक स्थिरांक होता है, लेकिन चालक के विस्तार पर यह निर्भर करता है। यानी कि चालक का विस्तार परिवर्तित करने पर यह परिवर्तित हो जाता है। किसी एक चालक के लिए यह स्थिरांक है यदि उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल ना बदला जाए तो। लेकिन यदि चालक की हम कोई विस्तार को बदलते हैं तो प्रतिरोध इसका बदल जाता है। आइए हम आगे इसी पर चर्चा करते हैं, इसको समझते हैं कि यह किस प्रकार से चालक के विस्तार पर निर्भर करता है। अभी तक जो बात आपको कही गई वो समझ में आई होगी। हमने विद्युत धारा को परिभाषित किया, उसका सूत्र बताया आपको, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए, और एक उससे जुड़ा हुआ नियम बताया, ओम का नियम। और यह लगभग आप पहली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे। यहाँ से जो हम बताने जा रहे हैं आपको, यहाँ पर चित्र में देखिए एक L लंबाई का और A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का एक आयताकार सिल्ली ली गई है, जैसा कि चित्र में आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और यह सिल्ली ओम के नियम को फॉलो करेगी, संतुष्ट करेगी। इसके लिए ओम का नियम V इज इक्वल टू IR होगा, मतलब R इस सिल्ली का प्रतिरोध है। अब समझिए, अब यदि ऐसी दो सर्वसम्मत सिल्लियाँ, एक जैसी सिल्लियाँ सिरे से सिरे को मिलाती हुई इस प्रकार रखी जाएं जैसे चित्र में रखी गई हैं, तो उस संयोजन की लंबाई कितनी हो जाएगी? L प्लस L। यह L यहाँ से यहाँ तक L है, और फिर ये L प्लस L 2L हो जाएगी इसकी लंबाई। अब यह सिल्ली जिस तरह से रखी गई है उस तरह से पहली सिल्ली में जो धारा होगी वही दूसरी सिल्ली में भी धारा जाएगी, जैसे सिरे से सिरे मिला के रखी गई है। तो जो धारा बहेगी आपकी इधर से, यहाँ पर मान लीजिए I धारा है, तो यही I धारा यहाँ से यहाँ तक रहेगी, यानी दोनों सिल्लियों में धारा का मान I रहेगा। विभवांतर इस एक सिल्ली के दोनों सिरों के बीच मान लीजिए V है, तो यहाँ पर भी इन दोनों सिरों के बीच भी V होगा, और कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक यह क्या हो जाएगा? 2V हो जाएगा ना। तो यानी कि इस पूरे संयोजन के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना हो गया? 2V हो गया। अब हम इस संयोजन का यदि प्रतिरोध लिखें, जिसको हम R डैश लिखते हैं यदि, तो R डैश का मान क्या हो जाएगा? 2V अपॉन I हो जाएगा। तो 2V अपॉन I, 2V क्यों लेना है? विभवांतर बटा धारा, यही ना प्रतिरोध होता है। तो R डैश बराबर
2v अपॉन धारा तो सिल्ली में क्या है, आई है दोनों में ही, तो यहाँ आई ले लेंगे, तो 2v अपॉन आई हो गया। अब ऊपर पहले एक सिल्ली के लिए v बराबर आई आर था, तो वहाँ से r बराबर v अपॉन आई लिख सकते हैं। तो इस v अपॉन आई की जगह हम r लिख देंगे, तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका, r डैश बराबर हो जाएगा 2r। यानी कि एक सिल्ली के प्रतिरोध से इस सिल्लियों के संयोजन का जो प्रतिरोध है वो दोगुना हो जाता है, अर्थात इससे निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों, कि जब हम इसकी लंबाई दोगुनी करते हैं तो प्रतिरोध दोगुना हो जाता है, अर्थात जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए यहाँ समीकरण 3 में R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L यह लिखा जा सकता है। अब हम दूसरा एक विस्तार और समझते हैं। यदि हम चित्र के अनुसार एक ही लंबाई की उसे एक सिल्ली को, जो L लंबाई की सिल्ली है, उसको ऐसे लंबाई के सापेक्ष आधा काट देते हैं। जब इसको आधा काटेंगे तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, दोनों का क्षेत्रफल जो है a/2 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे अनुप्रस्थ का जो क्षेत्रफल था टोटल का a था, तो आधा आधा दोनों में बटेगा, तो a/2 और a/2 क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई L है इसकी। अब ये दो सिल्ली को दो भागों में बांट दिया गया। अब इसके एक भाग का हम प्रतिरोध यहाँ निकालें। पूरी सिल्ली का प्रतिरोध R बराबर v/I है, ये हम पहले लिख ही चुके हैं कि ये इसको फॉलो करेगा, v/I है पूरी सिल्ली का मान। अब एक सिल्ली, इसकी जो आधी सिल्ली आधी की गई है, उसमें से किसी एक सिल्ली का मान यदि लें तो R1 बराबर, देखिए इसके सिरे दोनों के सेम है, यानी कि इसके बीच जो विभवांतर है वो क्या रहेगा, v ही रहेगा। लेकिन यहाँ से जब धारा जाएगी तो धारा दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक इसमें जाएगी और इसमें जाएगी। तो धारा दो पार्ट में डिवाइड होगी तो एक सिल्ली में धारा का मान I/2 हो जाएगा। तो I कुल धारा है, तो एक सिल्ली में I/2 हो गया, तो R1 का मान क्या हो गया, R1 का मान हो गया आपका v/I/2। I/2 नीचे है तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2v/I, और 2v/I हो जाएगा, तो v/I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से R लिख सकते हैं, और यह R लिखेंगे तो R1 का मान कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। इस प्रकार चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा करने पर जो आधी सिल्ली हुई उसका जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध पूरी सिल्ली का क्या है, दोगुना हो गया। यानी कि क्षेत्रफल को आधा करने पर प्रतिरोध दोगुना होता है, इसका मतलब क्षेत्रफल के घटने से प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, इस तरह से। इसको आप सुधार लीजिएगा, स्क्रीन पे R प्रोपोर्शनल टू A लिखा हुआ है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A हो जाएगा। यानी कि ये दो विस्तार हम समझ गए। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। अब हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं। R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, इन दोनों बातों को एक साथ मिलाएं तो R प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। और यहाँ पर हम फिर एक अनुपातिक स्थिरांक का प्रयोग करते हैं, और वह अनुपातिक स्थिरांक होता है रो। यहाँ रो बना हुआ है, आप देखिए, R = ρL/A, यह रो सिंबल होता है। यह एक अनुपातिक स्थिरांक है जो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। लंबाई चौड़ाई इस विस्तार पर निर्भर नहीं करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब वह पदार्थ कौन सा है इस पर निर्भर करता है। और इसके इस उपरोक्त समीकरण R बराबर ρL/A से यदि ओम का नियम लिखा है तो V बराबर IR होता है, R की जगह हम ρL/A लिख दें तो V बराबर ρLI/A हो जाएगा। यह ओम का नियम इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप यह जो चीज़ समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इसके लिए आप हमेशा NCERT बुक को पढ़कर उसके सहयोग से इस पाठ को समझिएगा, NCERT बुक का ही प्रयोग करिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रहा है I/A,
और यह I/A जो है इसको हम एक नई राशि से परिभाषित करते हैं और यह राशि कहलाती है धारा घनत्व। यानी कि विद्युत धारा प्रति इकाई क्षेत्र धारा के अभिलंबवत I/A, यानी कि धारा के अभिलंबवत कोई क्षेत्रफल A लिया जाए और उससे धारा I जा रही है तो I/A यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। और इस धारा घनत्व को J से निर्दिष्ट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। और धारा घनत्व का जो मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। धारा का एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से एक नई राशि भी परिभाषित हो गई। इसको भी आप समझ लीजिए, जान लीजिए, लिख लीजिएगा आप अपने नोट में। आपके स्क्रीन पर आपको स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर का परिमाण E/L हो, हम इसके पहले पाठ में एक रिलेशन पढ़े हैं, E = V/L पढ़े हैं। यहाँ से V = EL आएगा, ठीक। तो V = EL आएगा, तो इसके पहले जो हम समीकरण लिखे हैं उस समीकरण में हम V की जगह EL लिख दें और I/A की जगह J लिख दें। समझ रहे ना। इसके पहले वाले में देखिए V = ρL/I है यहाँ पे। V = ρL/I इस समीकरण की बात कर रहे हैं। V की जगह हम EL लिखेंगे और I/A की जगह J लिखेंगे। क्या हो जाएगा? EL = J ρL हो जाएगा ना। यही यहाँ पे लिखा गया है, EL = J ρL, ठीक। L यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यह L हमारा कट जाएगा। E = J ρ आ जाएगा। यहाँ पर E एक सदिश राशि है और J जो धारा घनत्व है वह भी एक सदिश राशि होती है, क्योंकि हमको उसके अभिलंबवत क्षेत्रफल से लेना है। तो अभिलंबवत क्षेत्रफल से मतलब उसकी एक निश्चित दिशा है। तो E = J ρ, और रो को हम यहाँ से E = J ρ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। E = J ρ, यहाँ से हम लिख सकते हैं J = 1/ρ × E लिख सकते हैं। तो यह J = 1/ρE, और 1/ρ जो होता है यह प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं, और यह चालकता कहते हैं। तो J = σE, यह एक रिलेशन आ जाता है। इस 1/ρ की जगह हम सिग्मा लिखते हैं। रो प्रतिरोधकता होती है और जबकि सिग्मा चालकता होती है। इसको हम आगे अगले लेक्चर में और भी डिस्कस करेंगे, प्रतिरोधकता और चालकता के बारे में। लेकिन यह रिलेशन जो आता है J = σE, यह एक तरीके से ओम के नियम का ही एक दूसरा रूप है। इस तरह से हमने ओम का नियम जाना। ओम के नियम में प्रतिरोध का जो इंट्रोडक्शन हुआ, वह प्रतिरोध कैसे निर्भर किया, उसके विस्तार पर इसको भी समझा। और मुझे लगता है कि आपको जो यह चीज़, जो भी बिंदुओं पर चर्चा हुई है, यह आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप सुनकर, इसके स्क्रीन को पढ़कर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और NCERT की बुक से पढ़िए। उसको NCERT की बुक को डाउनलोड करने के लिए यदि आपके पास नहीं हो तो इसके पहले मैंने ग्रुप में लिंक आपको भेजा था। ठीक है, अब हम लोग अगले अध्याय में इसके आगे की चर्चा करेंगे।